नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन है आपके लिए, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, हम तो राह में हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम एक दिन अपनी मंजिल को पहुंच ही जाएंगे। एक दिन सफलता को पा ही लेंगे। शायद थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन एक दिन सफलता को जरूर पा लेंगे। गुमराह वो हैं जो प्रयास नहीं कर रहे और बैठे हुए दूसरे की कमी गिना रहे हैं कि ले इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अरे हमारा नहीं हो पाया, हम प्रयास तो कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो इतना भी दम नहीं कि तुम प्रयास कर सको। इसलिए दोस्तों, उनकी बातों को नहीं सुनना है और लगातार लगे रहना है अपने लक्ष्य की ओर प्रयास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता MRA कब हस्ताक्षरित किया है? तो कौन सा समझौता है दोस्तों? ये है MRA, यानी पारस्परिक मान्यता समझौता। किस किस के बीच हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है, जिसका नाम क्या है? MRA समझौता। MRA समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। दोस्तों, भारत हर उस प्रयास में है कि अपने उत्पाद को कैसे न कैसे किसी देश को बेचा जाए, और इसके साथ हमने कई देशों के साथ उसने FTA पर साइन किए हैं, जैसे ब्रिटेन के साथ किया है, EU के साथ किया है, साथ ही अमेरिका के साथ भी उसकी डील चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए ही कई ऐसे प्रयास किए हैं, जैसे भारत के उत्पादों पर शुल्क लगाना, जिससे भारत दबाव में आए और हमें एक सस्ता और बढ़िया समझौता मिल जाए और भारत अपना बाजार हमारे जो कृषि उत्पाद हैं उसके लिए खोल दे। लेकिन भारत दबाव में नहीं आ रहा है, अमेरिका उधर से दबाव बना रहा है, तो भारत नए रास्ते खोज रहा है, यानी नए देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जिससे कि वो अपने उत्पाद नए देशों में बेच सके। इसीलिए भारत ने अब ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है, और ये जो बैठक हुई है, बैठक का आयोजन हुआ है वो वाणिज्य भवन दिल्ली में हुआ है। तो कहां पर हुआ है? तो वाणिज्य भवन दिल्ली, वाणिज्य भवन दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ है। ठीक है, और हमारे वाणिज्य मंत्री कौन है? तो हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी हमारे वाणिज्य मंत्री हैं। तो ठीक है, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है, और ये समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 24 सितंबर को ये हस्ताक्षरित हुआ है। 24 सितंबर 2025 को दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसमें भारत की ओर से कौन था? तो भारत की ओर से इसमें अपेडा जो हमारी संस्था है वो इसमें शामिल हुई, प्लस ऑस्ट्रेलिया की जो DAFF संस्था है इसने इसमें भाग लिया। यानी भारत की ओर से अपेडा ने साइन किए, तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से DAFF ने साइन किए। अपेडा क्या है? तो ये हमारा एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसकी स्थापना कब हुई? तो हमारे यहाँ पर अपेडा की स्थापना 1986 में होती है, यानी 1986 में हमारे यहाँ पर अपेडा की स्थापना होती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और इसमें भी 13 फरवरी को इसकी स्थापना हुई। 13 फरवरी 1986 को अपेडा की स्थापना हुई। चलिए, तो किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता हुआ। ये भारत और ये ऑस्ट्रेलिया है।
चलिए, अब ये एमआरए है क्या? तो यह है एक व्यावसायिक जैविक प्रमाण। तो अपेडा ये जो हस्ताक्षरित हुआ है एमआरए, ये क्या है? तो ये एक व्यावसायिक प्रमाणिक जैन पारस्परिक स्वीकृत अनुमति देती है जिससे बार बार निरीक्षण की आवश्यकताओं को समाप्त किया जा सके। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया जो एक दूसरे के यहाँ पर सामान भेजेंगे तो उनमें बार बार निरीक्षण की जो प्रक्रिया है उससे बाहर निकला जा सके और लोगों को सामान जल्दी और आसानी से प्राप्त हो सके। यानी व्यापार में जो बाधाएं हैं दोनों देशों के बीच उनको कम किया जा सके, ये इस समझौते का मेन लक्ष्य है। इसमें अपरिष्कृत और आधारित उत्पाद, ग्रीन हाउस फसलें और जलीय पौधों को छोड़कर सभी के बीच ये समझौता किया गया है। यानी प्रोसेस्ड फूड, जैसे हम गेहूं उगाते हैं और गेहूं के बाद बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट, गेहूं से बिस्किट बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। और ये इनको पर आधारित उत्पाद हैं वो शामिल किए जाएंगे, यानी प्रोसेस्ड फूड इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, भारत की जैविक दृष्टि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत चाहता है कि देश की ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनना। यानी भारत चाहता है कि हम अपने किसानों को, जो ये कृत्रिम दवाई गिर रहे हैं, रसायन का उपयोग अपनी खेती में कर रहे हैं और इससे कई बीमारियां हमारे मानव में प्रवेश कर रही हैं, तो इससे हम चाहते हैं हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े। इससे क्या फायदा होगा? एक तो लोगों में बीमारी कम होगी, दूसरा किसान की लागत भी घटेगी। अब लागत घटेगी तो किसान का मुनाफा बढ़ेगा। देखो हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन होते हैं या जो हमारे सो कॉल्ड किसान नेता हैं वो क्या कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी करो या उसको सब्सिडी दो। सब्सिडी से होता क्या है, मान लो एक किसान है, इसको सरकार ने 50 रुपए या कोई भी रेट पे सब्सिडी बढ़ा दी, गन्ने पे मान लो सब्सिडी बढ़ा दी। अब इसके बाद क्या होगा, किसान को 50 रुपए मिले, लेकिन इसके बाद हर कोई अपनी सब्सिडी रेट बढ़ा देगा। 100 रुपए मजदूरी के बढ़ गए, 100 रुपए तेल के बढ़ गए, 100 रुपए और किसी उत्पाद के बढ़ गए, दुकान वाले ने अपना मुनाफा बढ़ा दिया। ठीक है, तो हर किसी चीज में क्या हुआ, महंगाई बढ़ जाती है, किसान का रेट बढ़ते ही। इससे अच्छा क्या है, मान लो किसान को पहले 100 मिलते थे, अब 150 मिलने लगे, लेकिन उसका खर्चा 160 हो गया, तो किसान को 10 रुपए का नुकसान हुआ। इससे फायदा यह है, इससे अधिक फायदा कब होगा, मान लो किसान 50 रुपए में बेच रहा था, वो 100 रुपए में बेच रहा था, लेकिन उसकी लागत कितनी आ रही थी, 50 रुपए आ रही थी, उसको 50 रुपए का प्रॉफिट था। लेकिन अगर हम इस लागत को घटाकर 10 रुपए कर दें तो ना तो ये बढ़ेगा और किसान की लागत कितनी हो जाएगी, 90 रुपए हो जाएगी। तो फायदा कब है, तो किसान की लागत घटने में ही किसान का फायदा है, ना कि उसकी कीमत बढ़ने में। ठीक है, तो अभी हमारी सरकार क्या चाहती है कि भारत भारत का लक्ष्य दुनिया का ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनना है। इसके लिए अपेडा निम्न प्रयास कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, अभी भारत अपना गेहूं बाहर भेजता है तो क्या होता है, उसके गेहूं की टेस्टिंग होती है और उसमें रासायन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए उसका निर्यात उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। गरीब देश तो ले लेंगे जहां भुखमरी है, लेकिन जो अमीर देश हैं, जो एक कमाल 2 रुपए में खरीदते हैं, वो नहीं लेंगे। क्यों? वो चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को कैसा अच्छा और स्वस्थ खाना मिले। तो उसके बाद भारत अब क्या चाहता है, ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनना, जिससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा निर्यात बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा, हमारे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। प्रमाणित जैविक खेती का विस्तार करना, यानी जो अपेडा जो प्रयास कर रहा है ये बास्केट बनाने के लिए, उसमें सबसे पहला प्रयास है प्रमाणित जैविक खेती करना, यानी जैविक खेती को बढ़ावा देना, वैश्विक निर्यात को बढ़ाना। अब जब ये बढ़ेगा तो मैंने आपको जैसे बताया वैश्विक निर्यात भी बढ़ेगा। पारदर्शिता और अनुरेखण को प्रोत्साहन करना। ठीक है, एमआरए निम्न मिशन के तहत अहम भूमिका निभा रहा है क्योंकि यह भारत का प्रमाणन और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने समझौता किया है, अगर ऑस्ट्रेलिया इस बात को प्रमाणित करता है, हाँ भाई भारत के जैविक उत्पाद बड़े अच्छे हैं, तो दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरे देश भी कहेंगे कि चलो भाई भारत से मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी तो मंगा रहा है ना, तो देखा देख हमारा व्यापार भी बढ़ जाएगा। तो भारत ये प्रयास कर रहा है। उसके बाद ये अहम क्यों है, तो सबसे पहली बात तो भारत का और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार बढ़ेगा, जब भरोसा बढ़ेगा तो उसके साथ व्यापार बढ़ेगा। किसानों का सहयोग, जैविक उत्पादन प्रीमियम कीमत दिलाते हैं जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया वो सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए
अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो हमारे किस महाद्वीप में स्थित है, तो ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैप कैसे पढ़ते हैं, जहां भी हमें मैप पढ़ना हो यानी भारत के सापेक्ष में पढ़ना है तो भारत पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे हुआ हमारा ईस्ट, ये हुआ हमारा वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। अब हम इधर की जितने भी देश हैं वो सारे पूर्व के हुए और भारत के इधर वाले देश जो हुए पश्चिम के। भारत के ऊपर वाले देश जितने भी हैं वो उत्तर के और नीचे वाले दक्षिण के। ये हुआ भारत के सापेक्ष में। अगर हम विश्व के सापेक्ष में करें तो बीच में से हम दो भागों, चार भागों में इसको बांट लेते हैं। अब ये वाला हिस्सा हुआ हमारा पूर्व ईस्ट, ये वाला हिस्सा हुआ हमारा वेस्ट। अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया कहाँ उत्तर और दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी ये वाला हिस्सा कहाँ पर हुआ, दक्षिण पूर्व में स्थित महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम क्या है, इस महाद्वीप का नाम है ओशेनिया। ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं या ओशेनिया भी कहते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, यानी इससे छोटा महाद्वीप हमारी पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, कैनबरा यहाँ की राजधानी हुई। यहाँ पर सोने की दो खदानें पाई जाती है जो प्रसिद्ध हैं, उनका नाम है कुल गार्डी और काल गुर्डी। ठीक है, दो यहाँ पर दो खदानें हैं। ठीक, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक कृत्रिम संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये क्या है, ये कोरल से निर्मित संरचना है। कोरल से मतलब जो जीव होता है कोरल, उसके द्वारा बनाई गई संरचना है। ठीक है। अब ये संरचना कृत्रिम रूप से बनाई गई, यानी किसी जीव के द्वारा बनाई गई, प्रकृति द्वारा तो बनाई नहीं गई। तो पृथ्वी पर उपस्थित कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी संरचना है, बनी सबसे बड़ी संरचना, यानी कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी संरचना। जैसे इंसान बिल्डिंग बनाता है तो क्या कृत्रिम रूप से बनी हुई, प्राकृतिक रूप से क्या बने हुए, जैसे पहाड़ बने हुए। ठीक है। तो कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी संरचना जो पृथ्वी पर उपस्थित है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, इधर एक यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इसके पूर्व में इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कोजी ऑक्सी। कोजी ऑक्सी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और बात करूं ओसेनिया यानी इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विल्हेम पर्वत। विल्हेम पर्वत यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद अगर बात करूं ओशेनिया की, तो यहाँ की सबसे गहरी झील या सबसे निचला बिंदु क्या हुआ, तो यहाँ का सबसे निचला बिंदु आयर झील है। आयर झील ये कहाँ की है, ओशेनिया का सबसे गहरा स्थान। ये कैसी है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और कहाँ उपस्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। यानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील ओशेनिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान है और वो क्या है, आयर झील है। तो ये पूरी जानकारी हुई आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सुपर टाइफून रगासा ने सबसे पहले किस देश को प्रभावित किया। अभी क्या हुआ है, एक तो चक्रवात आया है, यानी चक्रवात या तूफान आया है। तूफान आया, तूफान कहां पर आया है, तो ये दक्षिणी चीन, ताइवान, हांगकांग और फिलीपींस, यहाँ पर एक तूफान आया है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, फिलीपींस। सबसे पहले फिलीपींस को प्रभावित करने वाला है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ये तूफान होते क्या हैं, जिसे हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, चक्रवात। अब दोस्तों ये मान लो भारत का ही उदाहरण ले लेते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत।
ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है। ये वाला हिस्से में पूरे में समुद्र है। अब सूरज की गर्मी पड़ रही है, तो मतलब ये क्या है, ये महाद्वीप है, ये सॉरी प्रायद्वीप है, और ये क्या है, ये सागर है। यानी ये थल है और ये जल है। अब जब सूरज की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ेंगी या पृथ्वी के इस हिस्से पर पड़ेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सूरज तेज पड़ेगा तो हमारा जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन सूरज तो यहाँ पर भी उतना ही पड़ेगा क्योंकि पास पास है, तो सूरज तो यहाँ पर भी उतना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, पानी देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इसकी तुलना में गर्म तो होगा लेकिन इसकी तुलना में कम गर्म होगा। यानी तापमान यहाँ पर कम होगा, तापमान यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, अब जब तापमान यहाँ पर कम होगा तो यहाँ पर जो वायु का दाब है, प्रेशर है, वो ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर तापमान ज्यादा है तो वायु का जो प्रेशर है वो कम होगा। और वायु हमेशा कैसे चलेगी, कम ज्यादा दाब से कम दाब की ओर। ठीक है, वायु कैसे चलती है, तो ऐसे चलेगी, ज्यादा दाब से कम दाब की ओर वायु चलती है। अब जब वायु इधर चलेगी, ठीक है, क्यों चलेगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा के कारण क्या हुआ, हवा हल्की हुई और अपना स्थान छोड़कर ऊपर उठ गई। यहाँ से हवा क्या हुई, यहाँ से हवा ऊपर उठ गई। ठीक है, हवा जब ऊपर उठी तो ये स्थान खाली हो गया। अब इस स्थान को लेने के लिए जहां पर वायु दाब ज्यादा है वहां से हवा चलती है, और हवा कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, हवा ऐसे चलेगी। अब जितना यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा उतनी हवा ज्यादा ऊपर उठेगी, जितनी हवा ज्यादा उठेगी तो उतनी तेजी से ये हवा इधर भागेगी। अब जब ये हवा इधर भागती है तो यहाँ पर क्या आते हैं, तूफान आते हैं। उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब उनको क्या क्या नाम कहते हैं मैं आपको अगली बार में बताऊंगा। तो ये समझ में आ गया होगा, फिलीपींस में आया है चक्रवात। ठीक है, तो चक्रवात ऐसे घूमते हैं और पृथ्वी की ओर टकराते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा वर्ल्ड मैप। अब मैं आपको बताऊं कि किस देश में चक्रवात को क्या क्या कहा जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर है कैरोबियाई देश, तो यहाँ पर हम बोलते हैं इसे हैरिकेन। ठीक है, कैरोबियाई देश में हम क्या बोलते हैं, इसको हैरिकेन बोलते हैं। तो ये क्षेत्र भी आप याद रखेंगे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला क्षेत्र, अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र, हम इन्हें क्या बोलते हैं, इनको यहाँ पर हम हैरिकेन्स बोलते हैं। ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यहाँ पर इसे हम टाइफून बोलते हैं। सॉरी, टाइफून तो उधर बोलेंगे, यहाँ पे हम इसे टॉर्नेडो बोलते हैं। टॉर्नेडो हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो चक्रवात का नाम यूएसए में क्या हुआ, टॉर्नेडो हुआ, अटलांटिक महासागर में हैरिकेन्स हुआ। ठीक है, अगर बात करें भारत में, तो भारत का ये जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पर हम इनको चक्रवात के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, चक्रवात। एक मैंने अभी आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया, तो ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विलीज के नाम से जानते हैं। विली विलीज के नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है। अब जहाँ पर ये चक्रवात आए हैं, जापान, चाइना, फिलीपींस वाला क्षेत्र, यहाँ पर इन्हें हम टाइफून के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो टाइफून के नाम से जानते हैं। तो ये पृथ्वी पर उपस्थित अलग अलग जगहों के नाम पर चक्रवातों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी कहाँ पर आया है, तो यहाँ पर ये जो लाल वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, फिलीपींस में आया है, फिलीपींस से टकराया है। ठीक है, फिलीपींस से टकराया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, मनीला में क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मनीला में है। अगर बात करूं भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भारत का भी आप लिख लीजिए, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अंतरराष्ट्रीय तो हुआ यहाँ पर, तो भारत का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो कटक में है, कटक उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा में बहती है महानदी,
महानदी। और महानदी के जो बराबर वाला क्षेत्र है ये वाला, इसको हम बोलते हैं चावल का कटोरा। चावल का कटोरा बोलते हैं। तो कहां पर स्थित है? कटक उड़ीसा में नेशनल राई इंस्टीट्यूट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ये हुआ मनीला। मनीला में एक चीज और है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पर मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। इसके सदस्य देशों की संख्या 69 है। ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है, लेकिन इसमें विश्व के और महाद्वीप से भी सदस्य बने हुए हैं। जैसे 50 देश इसमें एशिया के हैं, तो 19 देश इसमें अन्य महाद्वीपों के हैं, और जैसे यूएस भी इसका सदस्य है। ठीक है, और अब बात करूं इसके हेड की, तो इसके मसातो कांडा इसके वर्तमान हेड है। ठीक है, तो ये हुआ पूरी जानकारी इसके बारे में, हमारे मनीला के बारे में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने जेपेटो के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है कि ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें? सब कुछ कर रही है सरकार, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो किसके साथ? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ हमने क्या किया है? जेपेटो के साथ समझौता किया है। इसमें क्या होगा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, किससे? जेपेटो के साथ किसने किया है? प्लस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया है। ठीक है, इसके साथ किसने समझौता किया है? इसने समझौता किया है। उद्देश्य युवाओं को रोजगार दिलाना, सबका सपना मनी मनी, तो यही इसका उद्देश्य भी है। चलिए, ठीक है, ये जेपेटो हुआ जिसके साथ हमने हाल ही में समझौता किया है। साझेदारी की मुख्य विशेषता क्या है वो भी देख लीजिए आप। तो किस वजह से हमने साझेदारी की है? तो सबसे पहले तो क्या है, हमें रोजगारी बढ़ाना है ना। तो क्या है, 10,000 शहरी रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, विशेष लाभ क्या होंगे? युवाओं को, महिलाओं को, प्रथम बार नौकरी करने वालों को यह पहल गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में स्थिर संचारित रोजगार अवसर प्रदान कराएगी। यानी सभी को ये रोजगार उपलब्ध कराने वाला एक बनाया गया है। रोजगार योग्यता में वृद्धि होगी। केवल नौकरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता का विकास करना है। जैसे युवा आजकल क्षमता का विकास किस पे कर रहे हैं? रील बनाने में। ठीक है, अब किसकी चलती है किसकी नहीं वो तो किस्मत की बात है, लेकिन क्या है कि ये भी क्षमताओं का विकास करेगी। गिग वर्क पर औपचारिक शर्मा और ये सारी बातें क्या है? कौशल विकास परीक्षण हो जाएगा और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास CBHRD योजना किसके तहत लागू की जा रही है? तो ये किसके तहत लागू की जा रही है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा? वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा ये लागू की जा रही है, जिसका नाम क्या है? CSIR द्वारा ये लागू की जाएगी। और इसके लिए जो क्षमता निर्माण और मानव संसाधन द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। यानी क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको क्या मिली है? इसको मान्यता हाल ही में प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये क्या लागू की जाएगी और ये लगभग 2227.37 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। यानी इतने करोड़ की इसमें लागत आने वाली है और इससे हम क्षमता निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, योजना के बारे में। युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाना, STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल के क्षेत्र में युवाओं की क्षमता का विकास करना, ये सब इसका लक्ष्य है। क्षमताओं को बढ़ाना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, उत्कृष्ट संस्थान, विश्वविद्यालय और शोध संस्थान इसके द्वारा बनाए जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा? यानी जिससे भारत अब हर क्षेत्र में आगे जा सके। अभी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जितने भी ब्रिलियंट माइंड है, यानी जो अच्छे पढ़ लेते हैं लोग, वो कहाँ चले जाते हैं?
वो चले जाते हैं विदेशों में, और विदेशों में जाकर कुछ पैसों के लिए वो सेवा कर रहे हैं दूसरे देशों की। दूसरा देश उनको पैसे तो दे रहा है, लेकिन जो काम वो अपने देश के लिए कर सकते हैं, जो अपने दिमाग का उपयोग अपने देश के लिए कर सकते हैं, जो तकनीकी के विकास में अपने देश में योगदान दे सकते हैं, उसके लिए उन्हें बाहर देश में जाकर वो सुविधाएं हासिल करनी पड़ रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ अवसंरचना का निर्माण ना होना, यानी हमारे यहाँ वैज्ञानिक शोध के लिए उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है जो अमेरिका जैसे अमीर देशों में उपलब्ध है। इसलिए भारतीय लोग के कहाँ जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए कितनी बहुमूल्य चीज वो दूसरे देश को दे रहे हैं, शायद उन्हें भी नहीं पता। तो अब सरकार चाहती है कि उनके यहाँ का जो अच्छा दिमाग है, जो रिसर्च कर सकता है या कुछ नया मानव सभ्यता के लिए जोड़ सकता है, उसको अपने यहीं पर रोककर उसका फायदा उठाया जा सके, उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ये इसकी योजना के महत्व हो गए। नवाचार के मतलब सभी जितने भी रिसर्च के क्षेत्र है उनमें इसका बढ़ावा देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में वस्तु एंड सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण जी सेट का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों, एक हमारे यहाँ संस्था है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में जिसे हम जानते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ये भारत सरकार द्वारा लाया गया था। कब? तो ये 2016 में एक संविधान संशोधन किया गया जिसे हम 101वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। इस संशोधन से ये संशोधन कर ये लाया गया, और इसके तहत क्या किया गया? 279A जोड़ा गया, जो कहता है कि जो हमारा जीएसटी परिषद है इसके गठन की बात करता है। ठीक है, तो इसके गठन की बात करता है 279A, जो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें क्या है? इसमें इसका मूल उद्देश्य क्या था? एक देश एक टैक्स, यानी हमारे यहाँ पर राज्य पहले अलग टैक्स लगाता था और केंद्र सरकार पहले अलग टैक्स लगाती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाए तब उस पर अलग से टैक्स लगता था। तो ये भुगतना किसको पड़ता था? हमारे उपभोक्ताओं को, आम जनता को। मान लो किसी राज्य से दूसरे राज्य में सामान आया तो उस पर राज्य ने अपना अलग टैक्स लगाया निर्यात का, राज्य ने जिसने मंगाया उसने अपना अलग टैक्स लगाया, केंद्र सरकार उसके ऊपर अलग टैक्स लगा रही थी। तो इससे क्या है, पिस आम आदमी रहा था। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर एक देश एक टैक्स लाया गया। कब? 2016 में। और ये लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 2017 से। 2017 से हमने इसको लागू कर दिया। अब इसमें क्या कहा गया है? अब जो टैक्स के विवाद होते हैं, यानी किसी ने जीएसटी नहीं भरी उसको अपील करनी है ना, या किसी का जीएसटी का कोई मामला फंसा है उसको अपील करनी है, या किसी अधिकारी ने जबरन उससे कुछ गलत तरीके से उस पर टैक्स लगा दिया उसकी अपील करनी है, या किसी कंपनी का कहीं जीएसटी फंसा हुआ है उसकी अपील करनी है, तो उसके लिए एक प्राधिकरण या का क्या किया गया है? अभी गठन किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री हमारी जो निर्मला सीतारमण है इनके द्वारा इसका गठन किया गया है। तो ठीक है, तो अभी किसका गठन किया गया है? जी सेट का गठन किया गया है। ठीक है, जी सेट का गठन किया गया है। अब इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, यानी इसकी संरचना क्या होगी? तो इसकी जो मुख्यालय है, या बोले हिंदी में तो प्रधान पीठ जो इसकी होगी वो दिल्ली में उपस्थित होगी, दिल्ली में उपस्थित होगी। और जो इसकी क्षेत्रीय पीठ है वो राज्यों में क्या होगी? राज्यों में इसकी क्षेत्रीय पीठ खोली जाएंगी, यानी सेंटर में एक इसकी मेन मुख्यालय होगा और इसकी ब्रांचें कहाँ पर होंगी? अलग अलग राज्यों में होंगी, जिसमें से 31 राज्यों के साथ 45 इसकी पीठ खोली जाएंगी, 45 इसकी क्षेत्रीय पीठ खोली जाएंगी। इसमें होगा कौन कौन? तो इसमें जो सदस्य होंगे उसमें दो तो न्यायिक सदस्य होंगे, एक तकनीकी सदस्य होगा और एक तकनीकी सदस्य राज्य की ओर से होगा। तो इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? दो
तो हमारे न्यायिक सदस्य होंगे, यानी जो फैसला सुनाएंगे। तो एक तकनीकी सदस्य होगा, किसका? केंद्र का। और एक तकनीकी सदस्य होगा राज्य का। तो ये इसमें इतने लोग रहेंगे। अब इतने लोग इसमें रहेंगे जो क्या करेंगे, जो भी कोई झगड़े का मामला है जीएसटी का, उसको सुलझाने का काम ये जीएसटी करेगा। ठीक है, इसके लिए जी सेट ई कोड पोर्टल का भी विकास किया गया है। इसी के लिए क्या किया गया है, चलिए अगले पेज में बताओ। इसके लिए उद्देश्य न्यायिक विसंगतियों और विवादात को निपटारा करना, यानी जो विवाद है उनका निपटारा इसके लिए किया जाएगा। कर कानून को सामान्य व्याख्या सुनिश्चित करना, यानी हमारे जो करों के कानून हैं उनको अच्छी तरह से लोगों को समझाया जा सके, उसकी व्याख्या की जा सके। करदाताओं को विश्वास और व्यावसायिक माहौल को मजबूत करना। अभी हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ शिक्षा में यह है कि सरकार हमसे लूट रही है, तो हर कोई आदमी क्या चाहता है, कर बचाना। जबकि सरकार के पास पैसा कर से ही आता है। सरकार के पास कोई ऐसी मशीन नहीं लगी कि वो क्या करेगी, उत्पादन बढ़ा देगी और नोट छाप देगी। जितना कर लोगों से वसूला जाएगा, जितनी लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, उतना ही ज्यादा कर सरकार को मिलेगा और सरकार उन कार्यों से क्या करेगी, लोक कल्याण के कार्य करेगी। क्योंकि आप अगर एक बिस्किट भी खरीदने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगा होता है जो सरकार के पास जाता है। ठीक है, तो आगे से अगर आप कहीं पर देखें कि सरकारी संपत्ति है तो वो सरकार की संपत्ति नहीं है। आज मोदी जी हैं, कल नहीं होंगे, कल कोई और होगा, लेकिन जनता हमेशा बनी रहेगी। ये संपत्ति किसकी है, जनता की होती है, जनता की जेब से गई हुई है। अगर किसान कोई सामान खरीद भी रहा है या कोई अन्य आदमी कोई सामान खरीद रहा है तो उसमें वो टैक्स चुका रहा है। इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कर होते हैं। तो यही कर जाकर कहाँ, सरकार के पास जाता है और इसी से ही सबकी तनख्वाह दी जाती है, इसी से ही सड़क का निर्माण होता है और इसी से ही बिजली उत्पादन, मतलब सभी कार्य सरकार के इसी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पैसा किसका है, हमारा है, ना कि सरकार का। मुकदमेबाजी में कमी होगी, जब केस सुलझ जाएंगे तो मुकदमेबाजी में कमी होगी। नागरिकों देवो भव, भावनाओं का अनुरूप सरलतम डिजिटल, मतलब नागरिकों के लिए अच्छा ऐसा है किया जाएगा। प्रधान पीठ दिल्ली में होगी, 31 सदस्य, 45 स्थानों पर, 2 न्यायिक, 1 तकनीक केंद्र, 1 तकनीकी राज्य सदस्य इसमें शामिल होगा। और तकनीकी नवाचार के लिए जी सेट कोड पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है, इसका विकास किसने किया है, तो GSTN और NIC द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ये दोनों भी आप लिख लेंगे। मुख्य विशेषता क्या है, अब जो आपकी अपील होंगी उसके लिए सीधे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे, मतलब ऑनलाइन ही आप अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सुनवाई हो सकती है, घर बैठे ही आपको वीडियो के सामने आपकी सुनवाई होगी, यानी आपका आने जाने का खर्च भी खत्म, जो टाइम लगता है वो भी खत्म। ठीक है, खाना खा रहे हैं, खाना खा के उठे और लैपटॉप या फोन के सामने बैठे, आपकी सुनवाई वहीं से ही हो गई, ऐसा भी होगा। ठीक है, ऑनलाइन क्रैश ट्रैकिंग हो सकती है, आप ये देख सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ तक पहुंची है ना। जो कमाई का साधन है कोर्टों में बनाए हुए लोगों ने, वो भी इससे खत्म हो जाएगा। केस प्रबंधन उपकरण, केस कैसे आपका चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। उपयोगकर्ता की सहायता, गाइड और वीडियो आपको सब उपलब्ध होंगी कि आपको क्या ऐसी स्थिति में करना चाहिए। ठीक है, करदाता 30 जून 2026 तक अपील दाखिल कर सकते हैं। यानी अब अगर आप मार्च में अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो अपील कब तक, जून तक कर सकते हैं। इतना लंबा समय भी इसमें दिया जाएगा। लाभ क्या होगा, तो राज्यों के निर्णय में समानता आएगी। अपील मतलब ये जितने भी हैं सब आपके साथ अच्छा ही होगा, ऐसा इनका कहना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को हाल ही में कैबिनेट ने 3822 करोड़ की लागत की मंजूरी दी है। अभी क्या हुआ, हमारी पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो हमारी कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी, इसने NH139W के लिए क्या किया है, कुछ धन दिया है। कितना, तो 3822 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे NH39W का
विकास किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 78,242 किलोमीटर है, यानी इतना लंबा ये हाईवे बनने वाला है। 942 इसकी लंबाई है और लागत 3822 करोड़ रुपए इसकी आने वाली है। और इसके लिए यात्रा कहां से कहां तक, तो पटना से बेतिया तक यात्रा आसान हो जाएगी। तो यात्रा कहां से, पटना से बेतिया तक आपकी यात्रा अब क्या होगी, आसान हो जाएगी। अब ये इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो कहां पर मंजूरी मिली है, तो ये मंजूरी मिली है बिहार में। और बिहार में इसको किस पर आधारित, तो HAM यानी हाइब्रिड मॉडल पर आधारित होगी। हाइब्रिड मॉडल पर आधारित होगी। हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या है, 40% जो है इसमें कौन लगाएगा, तो सरकार लगाएगी, और 60% 40% सरकार और प्लस 60% इसमें निजी क्षेत्र लगाने वाला है। यानी निजी क्षेत्र क्या करेगा, इसमें 60% भागीदारी करेगा और पैसा लगाएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी योजना कहां पर, बिहार में। ठीक है, बिहार की बात करें, चलिए बिहार में चुनाव है तो हमें भी पढ़ना जरूरी है। बिहार जो हमारा एक सीमावर्ती राज्य है, यानी इसकी सीमावर्ती सीमा कहां से मिल रही है, नेपाल से। ऊपर वाली सीमा नेपाल से, इधर पूर्व वाली सीमा इसकी दो राज्यों से मिलती है, एक वेस्ट बंगाल और नीचे झारखंड। ठीक है, झारखंड, और इधर वाली भी झारखंड से। झारखंड से इसकी दक्षिणी सीमा में मिलती है और इसकी पश्चिमी सीमा यूपी से मिलती है। बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी इसकी पटना है। यहाँ के CM नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जब से ये शायद CM बनने के लिए ही जन्मे हैं। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो मोहम्मद आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ का नेशनल पार्क आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बात करें यहाँ की लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, और विधान सभा सीट यहाँ की 243 है, और विधान परिषद सीट यहाँ की 75 है। ठीक है, विधान परिषद की कितनी सीटें, 75। ये 6 राज्यों में हमारे यहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं, यानी विधान परिषद हमारे देश के 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो 2 राज्य यहाँ पर हुए, 2 पड़ोसी राज्य बिहार और यूपी और बिहार 2 राज्य हुए। 2 पड़ोसी राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 हुए। 2 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, ये 4 राज्य और 2 राज्य, ये 6 राज्यों के पास हमारे क्या है, विधान परिषद की सीटें हैं। अगर बात करें बिहार के नृत्यों की, तो नृत्य आप याद रखेंगे, जट जटिन यहाँ का एक नृत्य है। रासलीला भी यहाँ का नृत्य है। विदेशिया और कर्मा, झुमरी और पनवारिया यहाँ के क्या हुए, ये नृत्य हुए। तो ये पूरी जानकारी आपको बिहार के बारे में। हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये हमारा कहाँ पर आयोजित हुआ है, दुबई में हम पहुंचे और हमने क्या किया है अपने, क्योंकि दुबई में सब रेगिस्तान है, सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर किसकी है, फूड की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत अपने कृषि उत्पादों को विदेश में बेचना चाहता है, तो ऐसे ही उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया, और ऐसे ही अभी 7वां फ्यूचर फोरम, इसमें भी भारत ने भाग लिया। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, तो ये दुबई में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, 7वां फ्यूचर फोरम 2025 दुबई में आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुआ, जहां सरकारों ने व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख हितधारकों में वैश्विक उत्पाद से जुड़ी चुनौतियों के अवसर पर विचार विमर्श किया। खाद्य सुरक्षा और स्थिरता को, मतलब जो हमारा खाद्य पदार्थ है वहां पर वो उसका बढ़ावा मिल सके, निर्यात को, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, कृषि उत्पादों खाद्य प्रसंस्करण को तकनीकी एकीकरण हो, यानी तकनीकी का विकास किया जा सके, हमारे फूड प्रोसेस में आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाया जा सके या सतत बनाया जा सके, लघु उद्योगों को विकास हो, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में ICC ने किस कारण US क्रिकेट की सदस्यता को निलंबित कर दिया है, तो इन्होंने प्रशासनिक और अनुपालन संबंधी विफलताओं के कारण इनको
क्या कर दिया है, क्रिकेट को इनके वहां से बाहर कर दिया है। वो ये वही टीम है जिसने अभी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था, है ना। तो नल्ला पाकिस्तान को जो हराता है तो वो तो वैसे ही हमारे लिए तारीफ के काबिल हो गया, लेकिन बेचारा यूएस का है तो ट्रम्प है, अभी इस पर भी थोड़ा सा ग्रहण लगने लगा है। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण इस पर क्या लगा है, प्रतिबंध लगा है। तो अंतरराष्ट्रीय खेल परिषद जो आईसीसी ने 23 सितंबर को इन पर क्या लगा दिया, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और किसके लिए, तो लंबे समय से जो उनकी प्रशासनिक प्रबंधन में कमी आ रही थी उसके कारण ये किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब क्रिकेट लॉस एंजलिस 2000, तो ये आप लाइन याद रखेंगे, क्रिकेट 2028 में ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। किसमें, जब क्रिकेट लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028, तो इसमें क्या क्या बात याद रखने की है कि 2028 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है, लॉस एंजलिस यूएसए में हो रहा है। ठीक है, और अपनी वापसी की तैयारी कर रहा है, यानी क्रिकेट को ओलंपिक में 2028 में शामिल किया जाएगा। ठीक है, निलंबन के कारण बार बार लगातार आईसीसी संविधान का उल्लंघन करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रिकेट कोई देखता नहीं है, कोई उसकी कमेटी पर ध्यान नहीं देता, तो ये क्या है, बार बार नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो आईसीसी ने इस बार इस पर डंडा चला दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में अब तो अमेरिका और वैश्विक स्तर पर क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, निलंबन के बावजूद यूएसए की टीम जो है, राष्ट्रीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट खेलती रहेगी, लेकिन अभी भी इन्हें इतनी सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि इस निलंबन के बाद भी ये जितने आईसीसी टूर्नामेंट होंगे उनमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए ने इसे अस्थायी रूप से अभी किया है, यानी अभी पहले डराने वाला कदम है। फिर ठीक है, अब इसके बाद अभी खेलते रहेंगे, सुधार करेंगे तो ये सब फिर से निलंबन का रद्द कर दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बराबर किस प्रकार का बोनस को मंजूरी दी है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, जो हमारे यहाँ पर रेल मंत्रालय है, उन्होंने उत्पाद लिंक्ड बोनस इनको दिया है। किसको, रेलवे के कर्मचारियों को। ठीक है, रेलवे के कर्मचारियों को कौन सा दिया है, उत्पाद लिंक बोनस इनको दिया गया है। तो पीएलबी क्या है, तो उत्पाद लिंक बोनस है, एक प्रदर्शन आधारित बोनस है। यानी हमारे यहाँ पर क्या होता है, सरकारी लोग कार्य तो करते नहीं है, बैठे रहते हैं, गुटखा खाएंगे। अगर आप किसी सरकारी बैंक में चले जाएं तो आपका काम होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट में चले जाएं तो गेट पे ही आपको आदमी मिलेगा, हाँ सर आइए मैं आपका काम कर देता हूँ, सारा फॉर्म आपका फिल करेगा, जल्दी से जल्दी आपका कार्य करेगा। लेकिन अगर आप सरकारी में चले गए तो कहीं से आपको पूछना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भैया बता दो फॉर्म कहाँ रखे। फॉर्म आपको मिल भी गया, आपको भरना नहीं आता तो पूरे बैंक में आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो उस फॉर्म को भर देगा। और जिसके पास भी आप जाओगे वो आपको ऐसा व्यवहार करेगा कि हाँ पर आप उसकी नौकरी कर रहे हैं या गुलाम हैं, आपको जरूरत है उसकी नहीं, आपका मन करे रहो नहीं तो यहाँ से जा सकते हो, ऐसा उनका क्या होता है, भाव होता है। अब सरकार चाहती है कि जो हमारा सरकारी डिपार्टमेंट में इसमें जितना अच्छा जिसका परफॉर्मेंस होगा उनको उतना ही बोनस मिलेगा। मान लो अगर रेलगाड़ी मालगाड़ी है और मालगाड़ी की किसी रूट पर उत्पादन बढ़ रहा है, यानी लागत में कमी आ रही है और प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है, तो वहां पर वहां के जो जितने कर्मचारी है उनको बोनस दिया जाएगा। तो 2025 में कुल कर्मचारी इतने लाभान्वित होंगे, कुल वित्त इतने प्रति कर्मचारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादक लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन लाभान्वित होंगे, तो लोको पायलट इसमें लाभान्वित होगा, जो गार्ड होते हैं वो भी, स्टेशन मास्टर, ट्रैक मेंटेनर और तकनीकी और हेल्पर, सुपरवाइजर, मतलब जितने भी लोको पायलट से नीचे वाले जितने भी हैं सब इसमें लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है। तो अभी इन्हें कब तक बढ़ा दिया गया है, तो इनके कार्यकाल को 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 मई 2026 तक के लिए हमारे जो सीडीएस यानी तीनों सेनाएं हमारी, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके तीनों के ऊपर एक ऑफिसर है, मतलब इनकी रैंक तो बराबर, रैंक तो जनरल के बराबर है, लेकिन तीनों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक पोस्ट हमने बनाई थी जिसे हम चीफ सीडीएस के नाम से जानते हैं, सीडीएस के नाम से जानते हैं, सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के नाम से जानते हैं।
और वो कौन है? हमारे जनरल अलीम चौहान हैं, जिनका कार्यकाल अभी 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारे अनिल चौहान जी है, इनको बढ़ा दिया गया है। ये 2022 में सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, इससे पहले हमारे सीडीएस कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो ये हमारे अनिल चौहान जी हैं, जिनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 49वीं प्रगति बैठक में कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई है? तो यहाँ पर 8 बुनियादी ढांचाओं की समीक्षा की गई है। चलिए, ठीक है, प्रगति योजना के तहत हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रकार की वस्तुओं के आयात पर 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो हमारा जो सजावटी चांदी और मोती युक्त गहने हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो सजावटी चांदी के आभूषणों पर हमारे यहाँ अभी प्रतिबंध लागू हो गया है। ठीक है, प्रभावित आभूषण के समान चांदी के बहुमूल्य धातु के हिस्से, बिना जड़ित अन्य चांदी के आभूषण इन पर लगाया गया है। और कारण क्या है? क्योंकि भारत में अभी कुछ दिनों पहले देखा गया है कि वियतनाम के माध्यम से बहुत सारा चांदी आ रहा है, और भारत ने ऐसा सिर्फ वियतनाम के साथ एग्रीमेंट किया है, जिसे हम अतीगा एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यानी सिर्फ यही देश हमारे यहाँ पर चांदी का, सॉरी, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो इन देशों के बीच ये एशियन इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। लेकिन इसके माध्यम से और देश भी अपना माल भारत में डंप कर रहे हैं। इसके लिए अभी इन पर निर्यात पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। चौथा, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया गया? तो ये 26 सितंबर को हाल ही में मनाया गया। 26 सितंबर को हाल ही में मनाया गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको पढ़ाया। कल की क्लास में भी हम जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी 2-3 दिन जो हम क्लास नहीं ले पाए, उसमें जो क्वेश्चन छूट गए थे उन सबको हम इसमें पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।